नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। हर नक्सल हमले के बाद अमूमन हम सुनते आए हैं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब जब नक्सली वारदात में बड़ी संख्या में जवानों की शहादत हुई है, प्रदेश से लेकर देश के आला नेताओं के यहाँ आकर कहा है कि अब अंतिम संघर्ष होगा, लड़ाई अंजाम तक पहुँचेगी। पर क्या वाकई जमीन पर कुछ बदलता है? 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला कांड में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत की आज 11वीं बरसी है और 3 दिन पहले तर्रेम में 22 जवानों के शहीद होने का जख्म अभी भी बिल्कुल ताज़ा है। आज हमारा सवाल बिल्कुल साफ और सीधा है, इन दो बड़े नक्सली हमलों के बीच बस्तर में क्या बदला इन 11 सालों में? बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक विस्तृत रिपोर्ट। तीन अप्रैल 2021, जगह तर्रेम, बीजापुर। नक्सल हमले में 22 जवानों की शहादत। लाल आतंक की करतूत पर केंद्र राज्य की ललकार। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में भीड़ मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक की लगातार हमारे जवान लड़ते रहे। उसके मान में घुसे हैं, ये पहली बार हुआ। पिछले साल भी मीनपा पहुँचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। तर्रेम नक्सली मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद हालात का जायजा लेने जगदलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोर्स के सीनियर ऑफिसर्स के साथ नक्सलियों के खात्मे पर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। मीटिंग के बाद जब अमित शाह बाहर निकले तो उन्होंने नक्सलियों को सीधे सीधे चुनौती दी कि अब हम लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हालांकि लड़ाई को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया। जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही बताता है कि हम काफी आगे पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ें, इसके पहले आपको 11 साल पीछे लिए चलते हैं। छह अप्रैल 2010, जगह ताड़मेटला। सीआरपीएफ पर हमला, 76 जवानों की शहादत। ताड़मेटला की इस वारदात ने सारे देश को झकझोर दिया था। नक्सलियों ने दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम घटना के बाद बस्तर पहुंचे और ऐलान किया कि हम नक्सलियों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो सेना के इस्तेमाल न करने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है। कुल मिलाकर जब जब बस्तर में नक्सल हिंसा की कोई बड़ी वारदात हुई तो केंद्र से लेकर राज्य तक शहादत का बदला लेने की कस्में खाई गईं। नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही गई। लेकिन ताड़मेटला हमले के बाद, पी चिदम्बरम के दौरे से लेकर अब तर्रेम मुठभेड़ के बाद अमित शाह के दौरे के बीच कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। कम से कम केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के अगले दिन जारी प्रेस नोट से तो यही लगता है कि नक्सलियों के मंसूबों में कोई कमी नहीं आई है। 2010 के बाद अलग अलग नक्सल घटनाएं भी इस तरफ इशारा करती हैं। 2013 में जब नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला कर झीरम कांड को अंजाम दिया तो लगा कि उन्होंने बड़ी गलती की। अब नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। अगले साल झीरम के नजदीक टाहकवाड़ा में नक्सली हमले में 15 जवान और एक नागरिक मारा गया। इसके बाद 6 मई 2017 को कसालपाड़ में नक्सलियों की मांद में घुसी पुलिस पार्टी पर किए हमले में 14 जवान शहीद हो गए। इसी तरह 24 अप्रैल 2017 को सुकमा के बुरकापाल में नक्सलियों ने 32 सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली। हालांकि 2016 के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने नक्सलियों के खात्मे के लिए सिलसिलेवार कई ऑपरेशन लॉन्च किए, जिनमें ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन प्रहार जैसे कई बेहद सफल ऑपरेशन बताए गए। वहीं गुरिल्ला वॉर के लिए मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी के तहत पुलिस ने आत्मसमर्पण पर जोर दिया। लोकल कैडर के सरेंडर ने नक्सलियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी की। फोर्स को इंटेलिजेंस के तौर पर मजबूती मिली। 2016 के बाद सबसे ज्यादा नक्सलियों को आमने सामने की मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन कभी भी एक साथ बड़ी संख्या में नक्सली नहीं मारे गए। इससे नक्सली कमजोर तो पड़ते दिखाई दिए, लेकिन बार बार बदलती रणनीति के साथ वक्त वक्त पर अपनी ताकत भी दिखाते रहे। साल 2017 के बाद
नक्सलियों के बड़े हमले में कमी देखी गई। लेकिन जब जब नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के इलाके में फोर्स ने कोई ऑपरेशन चलाया, तब बड़े नक्सल हमले हुए। 3 अप्रैल को तर्रेम में फिर वही घटना दोहराई गई। इतनी बड़ी संख्या में फोर्स के पहुंचने के बावजूद नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। ताड़मेटला से लेकर तर्रेम मुठभेड़ तक 11 साल बीत गए। इस दौर की सबसे गौर करने वाली बात ये कि पहले जहां नक्सली बाहर निकलकर बड़े हमले करते थे, अब वो अपनी जनताना सरकार के इलाके में दाखिल होने पर फोर्स को निशाना बना रहे हैं और बार बार पुलिस के रणनीतिकारों को शिकस्त खानी पड़ रही है। जाते जाते आपको तर्रेम मुठभेड़ पर कोबरा बटालियन के जवान के अहम खुलासे के साथ छोड़े जाते हैं, जिसमें जवान बता रहा है कि नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। भाई नरेश उस्ताद, आपने जो CSWT बेलगाम में सिखाया, 3 महीने आपसे रगड़ा खाया, लेकिन एक चीज़ वहाँ सीखी, चाहे कुछ भी हो जाए लड़ो और जीतो, फाइट करो। ठीक है, जीतेगा कोबरा, जीता कोबरा, लास्ट तक लड़ता रहा। हम लड़े। कल हिडमा को हमने बता दिया कि तूने गलत जगह पंगा ले लिया। उसकी नक्सली की पता कितनी बुरी कंडीशन कर रखी थी हमने। कम से कम नहीं तो 40-42 नक्सली मरे हैं उसके। 2 ट्रैक्टर भर के उसकी डेड बॉडी गई हैं गांव में। आज जो टीमें वहां गई थी ना सर्च करने के लिए, उनसे पता किया इतना नक्सली मारा है। गांव वालों ने उनको आगे नहीं आने दिया टीमों को। वो बोल रहे आप जो ये न्यूज़ में दिखा रहे ना 3 मरे 4 मरे, ये तो हिडमा को देना पड़ेगा जवाब इसका। वो आएगा, वो निकालेगा पत्रिका में, पक्का लिखेगा वो। तो आज ताड़मेटला की 11वीं बरसी है। 11 सालों में बस्तर में क्या बदला। इतना बड़ा हमला हुआ था जिसमें 76 जवान CRPF के मारे गए थे, शहीद हुए थे। और अभी 3 दिन पहले हमने देखा नक्सलियों ने किस बर्बरता के साथ जवानों पर हमला किया। हालांकि ये बात एक अलग है कि इस बार जो जवान हैं वो नक्सलियों की मान में थे और वहाँ पर जो उनका हार्टलैंड कहलाता है वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। कितना बदला बस्तर, क्या पुलिस के अंदर बदलाव आया, क्या हमने सीखा, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया और कहाँ हम जा रहे हैं, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो 2 अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। विकास उपाध्याय जी हैं, रायपुर से विधायक हैं। उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर के घटनाक्रम के लिए सबसे मुफीद व्यक्ति नरेश मिश्रा हैं, जो हमारे संवाददाता हैं जगदलपुर के। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि अब ये नक्सलवाद की लड़ाई में पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात होगी। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगी। जैसा कि नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट में भी सभी को एक ही घाट पे उतारा है। उसमें उन्होंने चाहे मोदी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे स्टेट के अधिकारी हों, चाहे केंद्र के अधिकारी हों, सबको एक ही प्रेस नोट में एक ही तरह से ट्रीट किया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीतिक दल के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो एक ही स्वर में बात करेंगे नक्सलवाद के खिलाफ। सबसे पहला सवाल केदार गुप्ता जी आपसे ही कर लिया जाए। आपकी पार्टी को क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है, जैसे कल आप गृह मंत्री जी आए थे, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और CM साहब भी उनके साथ लगातार दिखाई दिए और ऐसा कहीं नहीं लगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सुर में कोई अलग अलग आवाज आ रही है। नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद पर कभी राजनीतिक बखेड़ा नहीं खड़ा करती। तो माननीय अमित शाह जी के तुरंत यहाँ आने से और साथ मुख्यमंत्री जी के चलने से ये सिद्ध हो गया। और मैं भी कहता हूँ कि इसमें नक्सलवाद में, आतंकवाद में कभी भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नक्सलवाद के खिलाफ है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। परंतु लगातार ये देखा जाता है कि नक्सलवाद के लिए ठोस नीति बननी चाहिए। जैसे 11 वर्ष हुए, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार को बहुमत मिला, कांग्रेस सरकार सत्ता पे आई और ये बात चलती रही कि 4 लेयर में हम बातचीत करेंगे और उसके कोई ठोस नतीजे पे हम पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी सहमत थी, हाँ काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें ठोस नीति कोई बन नहीं पाई। ताड़मेटला से अभी तक अगर हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये पता चलता है कि फोर्स में नवीनीकरण हुआ है। जैसे
यूबीजीएल चीजें आई, और अभी हम ड्रोन देखते हैं, ड्रोन आया, सैटेलाइट फोन्स आए, पर सैटेलाइट फोन्स की भी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मार खाती है और काम नहीं करती, हाई फ्रीक्वेंसी के नहीं है। ड्रोन की बात मैं चर्चा कर रहा था वहां के कुछ विशेषज्ञों से जगदलपुर में, तो उनका कहना था कि ये 90 डिग्री में फोटो ले रहा है और भेज रहा है, जिससे पूरी तस्वीरें और मूवमेंट उसका नहीं दिख पाता। और अभी इस घटना की हम अगर बात करते हैं, तर्रेम घटना की, तो हम सबको पता था कि ये हिडमा का इलाका है और कहीं ना कहीं ये लोग जो गर्मियों के दिन में टेक्निकल फोर्स चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं जिसमें हथियार लूटते हैं पुलिस का, और ये लगातार कर रहे हैं। 15 वर्षों से ये 4 महीने गर्मी के हथियार लूटने का काम करते हैं और फोर्स को डैमेज करते हैं। ये सब हमको मालूम है, हमने अध्ययन किया है, पर इसमें कहीं ना कहीं और अध्ययन की आवश्यकता है कि ऐसी स्थितियों में, वही सीजन चल रहा है जब उनका वो कैंपेन चलता है और हम हिडमा के क्षेत्र में जा रहे हैं और वो एम्बुश करते हैं, फंसाते हैं, ये पता है, उसके बावजूद तो बैकअप फोर्स का जो इंतजाम होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि हमने 10-11 वर्षों में उस चीजों का अध्ययन बहुत अच्छे से नहीं किया, या अध्ययन किया तो उसमें चूक हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, अधिकारियों को, जब ऐसे हम मान रहे हैं, मांद में घुस रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, तो एक बैकअप फोर्स होना चाहिए, ड्रोन का बैकअप होना चाहिए, साथ में चॉपर्स जो है वो वहां होना चाहिए। इसमें एक दुखद बात यह भी दिखाई पड़ी कि 24 घंटे तक जवानों के शव वहां पड़े रहे और मीडिया के हमारे जागरूक भाई वहां पहुंच गए, उन्होंने जवानों के शव के वीडियो बनाए, वो दिखाया, उसके बाद वहां फोर्स पहुंचती है, फिर उनको वापस लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लैकिंग दिख रहा है और इसमें हम सब मिलकर, हम सभी लोगों को इसमें सार्थक चर्चा करनी चाहिए और जो चीजों की कमी है वो चीजें सुरक्षा बल को उपलब्ध करानी चाहिए। और मैं फिर से अनुरोध करूंगा सभी से, ये जो गर्मियों के सीजन में लगातार वो 4 महीने हथियार लूटने का कार्यक्रम करते हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि जो जोनागुड़ा गांव है वो गांव पूरा खाली था, गांव में घरों में ताले लटके थे, मवेशी तक के नहीं थे, वो गांव पूरा खाली है और हमारे सुरक्षा बल तक ये इंटेलिजेंस में ये संदेश नहीं पहुंच पाया कि आप जिस तरफ जा रहे हो वहां का गांव खाली है, कोई अंदेशा हो सकता है। तो जब जवान वहां अपनी भागे और इलाज करने लगे तो वहां से भी फिर फायरिंग होने लगी, जब पता चला गांव पूरा खाली था। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो रही है जो घटना के बाद दिखाई देती है, इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं, सुरक्षा बल के जवानों को सैल्यूट करते हैं, उनके साहस से कहीं ना कहीं। चलिए केदार जी हमारे साथ विकास उपाध्याय जी भी हैं। विकास जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि केदार गुप्ता जी ने कहा कि 10-11 सालों से कुछ चूक हो रही है, जैसा उन्होंने कहा कि गांव खाली था, तो वो तो जीरम हमले के समय में यही स्थिति थी कि गांव खाली थे और अभी भी स्थिति वैसी ही है। और जहाँ तक रीइंफोर्समेंट की बात है तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि रीइंफोर्समेंट टाइमली नहीं पहुँच पाया था, चॉपर भी टाइम से नहीं पहुँचा था। यदि सीआरपीएफ के उस जवान के जो सो कॉल्ड ऑडियो है उस पर यदि यकीन करें तो उसमें यही है कि उनको 11 बजे उन्होंने बोला था चॉपर के लिए, जो नहीं पहुँचा। खैर उस सब का आकलन तो सुरक्षा एजेंसियों के जो आला अधिकारी वो करेंगे। आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद की लड़ाई में छत्तीसगढ़ अभी कहाँ पहुँचा है, और जो 11 साल का जो जिस अवधि की मैं बात कर रहा हूँ उस अवधि में हम कहाँ पर खड़े हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको उनके बलिदान को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। और जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं, जो लड़ते हुए घायल हुए अस्पताल में एडमिट हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। नक्सलवाद को लेकर राजनीतिक दलों में राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर राज्य में पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी और आज कांग्रेस की सरकार है और एनडीए की सरकार है, लेकिन नुकसान जब एक क्रूर नक्सली के हाथ से देश का सैनिक शहीद होता है तो इसका दुख पूरे देश को होता है। और उसी को लेकर हमारी लड़ाई है। जिस प्रकार से 2.5 सालों में, मैं इस पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। 2.5 सालों में
जिस प्रकार से बस्तर को लेकर या उन क्षेत्रों को लेकर राज्य की सरकार ने काम किया है, जो नीति राज्य सरकार चाहे उद्योग नीति को लेकर बनाई हो, चाहे वहां के वन अंचल से लगे जो काम है जहां उनकी आय हो, उनको साधन मिले, संसाधन मिले, स्कूलों की बात हो, इन तमाम चीजों में सरकार ने काम किया है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। यही बौखलाहट है कि हिडिमा के गांव तक ये मुठभेड़ नहीं है, ये मुठभेड़ नहीं है, ये अटैक था। और इस अटैक में जिस प्रकार से उनको चुनौती देकर वहां तक घुसने का काम किया है, वो तो उनकी बहादुरी को सलाम है। मैं मुख्यमंत्री साहब के साथ अस्पताल भी उन जो घायल सैनिकों को देखने गया था, जो उनका हौसला था, जो जिस बात को वो कह रहे थे, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं कि जिस हौसले के साथ वो बात कर रहे थे, उनके मनोबल को बढ़ाने की आज स्थिति होना चाहिए। केंद्र सरकार से गृह मंत्री आए, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी बैठकर बात की और इसको अब चैलेंज लेकर इसको खत्म करने की बात उन्होंने कही है और ये जारी रहेगा, इसकी बात कही है। विकास के कार्य नहीं रुकेंगे, इस पर बात कही है। और कहीं ना कहीं कोई हताश है। छत्तीसगढ़ जब अविभाजित छत्तीसगढ़ बना था, पृथक छत्तीसगढ़ बना था, तब से लेके आज तक 3200 नक्सली मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1000 से ज्यादा सैनिकों की जवानों की डेथ हुई है। आम आदमी की 1200-1500 से लेके ज्यादा आम आदमी की डेथ हुई है और नक्सलियों की भी इसमें मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको आप देखेंगे तो गृह विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी की तुलना में 2.5 सालों में वो आंकड़ा जो पहले 3200 से लेकर 1000 और उसमें था, अब वो जो आंकड़ा कम हुआ है। अब जो मुठभेड़ हुई, अब जो वहां पर शहादत हो रही है वो कम हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच का विषय है कि कैसे इसको चुनौती लेकर, वहां की भौगोलिक स्थितियों को जानकारी लेकर और उस पर क्या काम करना चाहिए, जिसमें नक्सलियों का जो मेन एजेंडा है, वहां की जो आम जनमानस है, उसको विश्वास में लेकर वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग उनके विश्वास में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि धीरे धीरे वो उनका विश्वास खोते जा रहे हैं। इसलिए पिछले 1 साल में 300 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। चलिए विकास उपाध्याय जी, आपने बहुत सही कहा कि सरकार वहाँ काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, उद्योग खोल रही है वहाँ पर। नरेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, आपको क्या लगता है जो नक्सलियों ने आज का जो प्रेस नोट जारी किया वो क्या बताता है? जैसा कि सीआरपीएफ के जवान ने कहा था कि जो उनके नक्सली है हिडमा, वो अपना उसको जवाब देना पड़ेगा कितने लोग मरे। लेकिन जो विकल्प हैं उनके दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि केवल 4 लोगों की शहादत हुई है और उनका कहना है कि एक जो शव है वो मिसिंग है, उनकी तरफ से भी एक शव मिसिंग है। और इसके अलावा उन्होंने जो जवान मिसिंग है उसको लेकर भी शर्त रखी है कि कोई मध्यस्थता सरकार करे, उसके बाद फिर उस पर आगे बात हो सकती। तो यदि देखा जाए तो हम घूम फिर के 2012 वाली स्थिति में आ गए हैं, जब अलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था और उसके पहले भी कुछ जवानों के अपहरण हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा लगता है कि इस मामले में नक्सली ये चाह रहे हैं कि उनके कुछ जो लीडर्स हैं उनकी रिहाई जेल से। और क्योंकि चुनाव से पहले भी एक बड़ा मुद्दा बना था, अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों से ये मांग बहुत ज़्यादा उठी थी और अंततोगत्वा राजनीतिक तौर पर भी एक मुद्दा बन गया था। तो ऐसा लगता है कि इस शर्त में आने वाले समय में ये बात दिखाई देगी। और कल एक टीम इसके लिए जाने भी वाली है, सोनी सोडी जा रही हैं इसके लिए बातचीत के लिए। एक बात सामने आ रही है, वो कोशिश कर रही है कि इनसे जो मांग या जो शर्तें हैं उस पर कुछ बातचीत आगे की जाए। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन ये हो सकता है कि 2012 जैसे हालात दोबारा बने और हो सकता है कुछ मांग नक्सली अपनी तरफ से रखें। और जहाँ तक नक्सलियों के मारे जाने की बात है, तो नक्सली अक्सर जब भी ऐसे प्रेस नोट जारी करते हैं तो वो अपने घायलों की संख्या को नहीं बताते हैं। और ज़्यादातर देखा यह गया है कि मृत लोगों की संख्या अक्सर उनकी सही होती है, वो साफ तौर पर। क्योंकि उन्हें अपने दस्ते में उन लोगों को शहीद बताना होता है, अपने समूह में वो उन लोगों का नाम प्रदर्शित करने के लिए इन नाम की सूचियों को सही बताते हैं। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि बहुत से और नक्सली घायल भी हुए होंगे, लेकिन उनके बारे में नक्सलियों ने कोई जानकारी अपने प्रेस नोट में नहीं दी है।
क्योंकि जितनी ज़्यादा हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, काफ़ी घंटों तक चला, तो संभावना है कि नक्सलियों के दस्ते को नुकसान हुआ होगा। इस प्रेस नोट में एक बात और साफ होती है, वो ये कि ये बटालियन नंबर 1 की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी और जितने भी लोग मारे गए हैं वो बटालियन के कैडर के एक स्थायी गुरिल्ला जो वर्कर थे वो थे, और इससे नक्सलियों को निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान उस जगह पर हुआ है। नरेश, एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा। जो हमारा आज की चर्चा का टॉपिक है कि 11 साल में क्या बदला ताड़मेटला से तर्रेम तक, समय की कमी है। ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी के मामले में रणनीतिक तौर पर काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि 2012 में सबसे पहले इंटीग्रेटेड तरीके से विकास और रक्षात्मक संसाधनों के विकास के लिए पहली बैठक हुई थी केंद्र के साथ। 2017 में मई में जब सिलसिलेवार हमले हुए, मई से पहले मार्च लगातार सीआरपीएफ पर, तब राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई और तब ये प्लान किया गया कि कई कैंप खोले जाएंगे और संसाधन बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो बटालियन नंबर 1 का इलाका है, जहाँ पर बार बार नुकसान होता है, वहाँ पर उतनी फोर्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक तरह से उसकी घेराबंदी नहीं हो रही, नए कैंपों का विस्तार उस अनुपात में नहीं हो रहा, जिससे कि जनता का समर्थन कैंप खुलने से या विकासात्मक गतिविधि उन इलाकों में बढ़ने से सरकार के पक्ष में आए, और शायद इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुझे लगता है। तो इन 10 सालों में आंकड़े नहीं बदले हैं, फोर्स, संसाधन और विकास की कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन जुडुम से जो 600 गांव सरकार के हिस्से में आ जाने चाहिए थे, वहां पर भी अब तक एक तरह से विश्वास सरकार ने हासिल नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। चलिए विकास उपाध्याय जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा। देखिए, मैं नरेश मिश्रा जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जिस प्रकार की बात उन्होंने कहा, और ये बात मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से नक्सली हावी हुए हैं, उस पर रोकथाम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पे मजबूती के साथ निर्णय भी ले रही है और नीति भी ऐसा बनाने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें विफल हो रहे हैं। अच्छा, आप इसमें, मैं इसको पहले भी मैंने कहा कि राजनीतिक चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व भी उसके शिकार हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि उसका शिकार हुए हैं। तो हम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, ये खुद चाहते हैं कि कैसे कर किस प्रकार से इसका सफाया होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसको लेकर मैंने आपको पहले भी कहा कि सिर्फ बंदूक से इसका मसला हल होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ में विकास को भी, आपको विकास के रास्ते पर भी आपको जाना पड़ेगा, विकास की गति को भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम पीछे भी नहीं, हम अपनी फोर्स को पीछे भी नहीं कर सकते। उस बंदूक का भी काम है, लेकिन साथ में विकास की भी आवश्यकता है। चलिए, दोनों मिलकर काम होगा तो मैं ऐसा समझता हूं उनका मनोबल भी टूटेगा। अभी जिस प्रकार से उनका मनोबल टूट रहा है, उसमें मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इनका सफाया हो सकता है। चलिए, केदार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, आपका एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। निश्चित रूप से विकास की बहुत आवश्यकता है और डॉक्टर रमन सरकार ने भी काफी विकास किया। अभी जो बात वहां सुनने में आती है वो ये है कि जगरगुंडा से बासागुड़ा और जगरगुंडा से दोरनापाल, ये रोड एक निर्धारित समय में, मतलब एक मापदंड समय का तय हो और पूरी सुरक्षा के साथ तेजी से अगर वो रोड बनाई जाती है, तो ये जो नंबर 1 कमांडेंट एरिया है हिडमा जी का, उसमें हिडमा सॉरी मैं जी नहीं बोलना चाहता, भर्त्सना करता हूं उस आदमी की और निंदा करता हूं, और निश्चित रूप से उसे अतिशीघ्र खत्म करना चाहिए। वो हिडमा के इलाके तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। और जो मोबाइल टावर, 600 मोबाइल टावर डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में लगे थे, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए और मोबाइल टावर्स लगाए जाने चाहिए। सभी लोग इस बात को लेकर एकमत है कि विकास तो होना ही चाहिए। विकास के साथ साथ जो फोर्स अपना काम कर रही है वो भी काम होना चाहिए, लोगों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि 11 सालों में जो घटनाएं हुई हैं, जो नुकसान हुआ, उससे सरकार और पुलिस, खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, वो सबक लेंगी और किसी नए मॉडल के साथ सामने आएंगी जिससे नक्सलवाद का समूल रूप से नाश होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।